हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिविजनल चार्ट सीरीज के थर्ड स्टेप तीसरे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अर्लियर कुछ क्लासेस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिविजनल चार्ट को हमें किस तरीके से देखना चाहिए, और दूसरे पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था नवांश या D9 चार्ट से रिलेटेड सभी बातों के बारे में। एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उनके पास जितने भी लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, यदि उनको मैं क्लासिफाई करूं तो उसमें मैक्सिमम लोग आते हैं अपने बच्चों की मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर, और दूसरे नंबर पर आता है प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर। यदि मेरे पास 100 लोग आते हैं तो उसमें 90% लोग इन्हीं दो कामों के लिए हमारे पास आते हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड काम है आज के समय पर, जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चे जॉब करते हैं तो जॉब में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी कोई पर्सन आता है तो सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजर की प्रॉब्लम ये होती है कि उसके जॉब से रिलेटेड मैटर्स को वो किस तरीके से देखे। आप YouTube के ऊपर कितने ही वीडियोस देखेंगे, अलग अलग चीजें बताई हुई हैं, मगर मुझे यकीन है किसी ने भी ये बताया नहीं है अभी तक, या ज्यादातर लोगों को D10 चार्ट देखना आता ही नहीं है, या प्रोफेशन को हम किस तरीके से देखें, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे देखें, वो मैक्सिमम लोग नहीं जानते। हम D1 चार्ट से प्रोफेशन के बारे में एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, जबकि D1 चार्ट प्रोफेशन के केस में 10% से ज्यादा बता ही नहीं सकता। प्रोफेशन एक माइन्यूट डिटेल है, 10वें भाव को जब तक हम पूरी तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, और 10वें भाव को एनालाइज करने का मतलब होता है उससे रिलेटेड डिविजनल चार्ट को एनालाइज करना। तो आज जो मैं ये सीरीज शुरू करने वाला हूं, आप इसके सभी वीडियोस को देखिएगा। मुझे यकीन है इसको पूरा देखने के बाद आपको प्रोफेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। और हम बर्थ चार्ट से जो मैं बोल रहा हूं उसे नहीं देखना चाहिए। बर्थ चार्ट से मोटी मोटी बातें पता चलती हैं, बर्थ चार्ट से इसके अलावा हम कुछ भी पता नहीं कर सकते। एटलीस्ट रिलेटेड टू प्रोफेशन, किसी भी व्यक्ति का कैसा जॉब होगा, जॉब में उसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, जॉब के अंदर वो कितना राइज करेगा, किस काम से रिलेटेड उसका जॉब होगा, इन सभी बातों को बात करने के लिए जो आपका चार्ट है वो D10 चार्ट, और साथ ही साथ नवांश चार्ट का भी हमें एनालिसिस करना चाहिए। नवांश चार्ट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं उस पर मैं पूरी सीरीज बना चुका हूं 5-6 वीडियोस की, आपने देख लिए होंगे, नहीं देखें तो आप फिर से एक बार देखें। मेरे जो फर्स्ट 10 सेट ऑफ वीडियोस हैं उनको आप देखें, बगैर यहां पर यदि पहुंचेंगे तो उसका आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को आप देख लें। अब मैं आज शुरू करने वाला हूं दशमांश D10 चार्ट। D10 चार्ट जैसा पता चल रहा है कि ये 10वें भाव का एक्सटेंशन है। दशमांश में हम क्या करते हैं कि एक राशि जो 30 डिग्री की होती है उसको 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। जब एक 30 डिग्री की राशि को 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक डिवीजन के हिस्से में आएगा 3 डिग्रीज। D10 चार्ट को किस लिए हम स्टडी करते हैं या रीड करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए, कि एक इंसान को लाइफ के अंदर प्रोफेशन में क्या क्या अचीव करेगा वो। तो उसके लिए हम D10 चार्ट एनालाइज करेंगे। कैरियर ऑफ द पर्सन, ट्रेंड्स ऑफ डेस्टिनी, उसके भाग्य को भी बताता है, ट्रेंड को बताता है, कब भाग अप होगा D10 चार्ट से पता चलेगा। हालांकि भाग्य भाव कुंडली में नवा भाव होता है, मगर D10 चार्ट से आपको ट्रेंड ऑफ डेस्टिनी, आपके भाग में उतार चढ़ाव के बारे में पता चलेगा। ऑनर, सोसाइटी के अंदर आपका कैसा सम्मान है, परिवार में कैसा सम्मान है, आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं कैसा सम्मान है। हर व्यक्ति का सम्मान सोसाइटी में नहीं होता, हर व्यक्ति का सम्मान लोकेलिटी में नहीं होता, और कई लोगों का सम्मान देशव्यापी वर्ल्ड वाइड होता है, पूरे संसार में उसका सम्मान करते हैं। वो सभी कुछ 10वें भाव से ही पता चलेगा कि आपको सोसाइटी में लोग किस नजरों से देखेंगे। फर्दर आता है सक्सेस, आपका लाइफ में आप कितने सक्सेस होंगे। अब यहां पे सक्सेस का मतलब प्रोफेशनल सक्सेस है, सक्सेस का मतलब लाइफ में, प्रोफेशन का मतलब सक्सेस नहीं होता। यदि मैं स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक लेवल पर जाऊं तो सक्सेस का कोई और मतलब होता है, मगर प्रोफेशनल सक्सेस यदि आपको देखनी है, अपने कार्यकलापों में सक्सेस आपको देखनी है, आप जो भी काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, उसके लिए हम D10 चार्ट को देखते हैं। प्रमोशंस एंड डिमोशंस,
D10 चार्ट डिविजनल चार्ट है, आपकी जॉब के अंदर कब प्रमोशंस होंगे, कब डिमोशंस होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, इनका सटीक जवाब यदि आपको देखना है तो D10 चार्ट को हमें देखना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल स्ट्रेस कौन सी आने वाली है, आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी जॉब के अंदर, उसके लिए भी हम D10 चार्ट को एनालाइज करेंगे। इनकम अर्न्ड बाई सेल्फ एफर्ट, जो हम अपने प्रयासों से, अपने कार्यकलापों से, अपने पुरुषार्थ से जो भी इनकम अर्न करेंगे वो डी10 चार्ट से ही देखा जाता है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, आपकी क्या हॉबीज है और इंटरेस्ट है। जनरली हम देखते हैं कि थर्ड हाउस से हॉबीज को देखते हो, मगर आपकी जो हॉबीज में जो कर्म है, हॉबीज को कंप्लीट करने के लिए जो आप काम करोगे वो भी D10 चार्ट से ही देखा जाता है। अब D10 चार्ट के बारे में दूसरी बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बता देता हूं। D10 का मतलब नौकरी नहीं है कि हम इस गलत फहमी में लेकर आगे बढ़ते चलें कि D10 का मतलब नौकरी है। नौकरी हमारे कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा है। हम जिंदगी के अंदर हजार तरीके के कर्म करते हैं, वो सभी तरीके के कर्म आपको D10 चार्ट से ही देखने हैं। जो हमारी फिजिकल बॉडी संसार के अंदर हम आए हैं तो कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए हम आए हैं, वो पूर्व निर्धारित है कि हमें कर्म क्या करने हैं, मगर कैसे करने हैं उस पर हमारा दिमाग काम करेगा, जिसे हम फ्री विल बोलते हैं। हम कहते हैं कि अपने कर्मों पर काम करिए, कर्म तो आपके फिक्स हैं। आपने कहाँ पैदा होना है, आपको क्या नौकरी मिलनी है, आपने किधर जाना है, आपने कहाँ रहना है, आपकी कैसी आदतें होंगी, या भगवान में श्रद्धा रखोगे नहीं रखोगे, गरीबों की मदद करोगे नहीं करोगे, चोरी करोगे चकारी करोगे, ये कर्म आपके सुनिश्चित हैं। मगर उन कर्मों के अंदर उन कर्मों को आप किस तरीके से करोगे ये आप डिसाइड करोगे, और वो आपका D10 चार्ट आपको गाइड कर सकता है कि हमें ये कर्म किस तरीके से करने चाहिए, जिसे हम इसे कर्मों से हमें छुटकारा मिले। अब आ जाता है, मैंने D10 चार्ट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताई, बाकी सभी डिविजनल चार्ट के बारे में जो कॉमन बातें बताई हैं वो यहां पर भी अप्लाई होंगी। कॉमन बातें कौन सी होती हैं कि आपको देखना है किसी भी डिविजनल चार्ट का, मैंने स्टार्टिंग में रूल बताया था कि उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में आपका मन लगेगा या नहीं लगेगा। आप उस डिविजनल चार्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में अपने आप को आगे पुश करोगे या नहीं करोगे, वो पता चलता है उसकी लग्न और लग्न लॉर्ड से। यदि D10 चार्ट की लग्न अच्छी स्थिति में है, उसका लग्न लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में है, इसका मतलब है कि वो पर्सन अपने कार्यकलापों में पूरे मन से काम करेगा, उसका पूरा इंक्लिनेशन होगा, उसका झुकाव होगा काम करने में। मगर D10 चार्ट की यदि लग्न पीड़ित है, लग्न लॉर्ड भी पीड़ित है, तो व्यक्ति मारने पर भी, जिसे हम कहते हैं किसी भी हालत में काम नहीं करेगा, घर में पड़ा रहेगा, उसका काम करने की कोई भी इच्छा नहीं होगी। अब लग्न ठीक है मगर लग्न लॉर्ड पीड़ित है, या लग्न पीड़ित है और लग्न लॉर्ड ठीक है, ऐसे केस में वो व्यक्ति इन कंपल्सन काम करेगा, कभी उसका मन करेगा कभी उसका मन नहीं करेगा। आज बहुत इच्छा से वो काम कर रहा है, 2 दिन के बाद वो नहीं करेगा, तो वो बीच में होगा, जैसे कि अधिकांश मैक्सिमम लोग होते हैं कि आउट ऑफ कंपल्सन वो काम करते हैं। अब मुझे रोजी रोटी कमानी है तो काम करना ही पड़ेगा, उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें काम करने पसंद है बहुत, जो भी छोटा सा भी काम मिल गया वो दिल लगाकर करेंगे, इसका मतलब उनकी D10 की लग्न और लग्न लॉर्ड दोनों बेनिफिक इन्फ्लुएंस में, सिंपल रूल। दूसरे वो होते हैं करें या ना करें, बिल्कुल वो, उनको आप कुछ भी कर लीजिए वो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए। जैसे बच्चे होते हैं, कहीं आप उनका जॉब लगवा दीजिए, नहीं करेंगे, जॉब पे नहीं जाएंगे टाइम से, या वहां पे कुछ काम नहीं करेंगे, आपका वहां पे जो भी बॉस होगा वो डांटता रहेगा, फिर भी काम नहीं करेंगे। जिनका D10 की लग्न और लग्न लॉर्ड दोनों पीड़ित हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो कि आउट ऑफ कंपल्सन काम करते हैं, उनकी इच्छा बहुत ज्यादा नहीं है, मगर उनको ये समझ है कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो ऐसे लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनकी लग्न या लग्न लॉर्ड में से एक तो ठीक ठाक स्थिति में होता है, या दूसरा और एक पीड़ित होता है, या दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। तो वो न्यूट्रल होगा, जरूरत पड़ने पे काम कर भी लेगा, और यदि बच सका तो वो काम से बच भी जाएगा। ऐसा हम एनालिसिस करेंगे। तो प्रोफेशन जब भी आपको देखना है, आपके पास जब भी कोई कुंडली आती है, तो कुंडली आती है तो आप सबसे पहले लग्न D10 के लग्न और लग्न लॉर्ड को एनालाइज करेंगे इस तरीके से।
दूसरा मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूं, दूसरा पॉइंट होता है आपका 10th लॉर्ड ऑफ D10 चार्ट, जिसको हम बोलते हैं दशमेश, 10वां भाव D10 चार्ट का। मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, नौकरी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो 10वां भाव जो है D10 चार्ट का, उसका 10th लॉर्ड ये बताएगा कि आपको वो जो काम है कितनी आसानी से मिलेगा या कितनी डिफिकल्टी के साथ मिलेगा लाइफ के अंदर। मतलब लग्न ने तो ये बताया कि आपकी इंटेंशन है या नहीं काम करने की। आपकी बहुत अच्छी इंटेंशन है मगर आपको काम ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे करेंगे? तो वो कैसे पता चलेगा आपको काम आसानी से मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसके लिए आपका 10वां भाव निर्धारित करता है, 10th हाउस ऑफ द D10। मैं D1 की बात ही नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो भी मैं बता रहा हूं इट इज अबाउट D10 चार्ट। तो उसका 10वां भाव ये निर्धारित करेगा कि आपको वो जो भी काम करना चाहते हो उस काम को आसानी से मिलेगा, बड़ी डिफिकल्टी से मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब आपकी इच्छा है काम करने की मगर आपको जॉब ही नहीं मिल रहा, आप बहुत मेहनती हो मगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यदि 10वां भाव और 10th लॉर्ड D10 का पीड़ित है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, बड़ी ही डिफिकल्टी के साथ कोई जॉब या काम आपको जिंदगी में मिलेगा। आपकी कितनी भी इच्छा है मगर आपको काम ही नहीं मिलेगा तो आप क्या कर लेंगे? तो वो जो जॉब है या जो काम है, आपका जो प्रोफेशन है, वो कितनी आसानी या डिफिकल्टी से मिलेगा, उसके लिए आप D10 चार्ट के 10वें भाव और 10th लॉर्ड को एनालाइज करिए। यदि 10वां भाव यदि शुभ प्रभाव में, बेनिफिक इन्फ्लुएंस में और 10th लॉर्ड भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी बगैर किसी एफर्ट के, घर बैठे बिठाए नौकरी मिल जाएगी। मगर उनमें जितनी भी परेशानी है उतना ही नौकरी मिलने पर परेशानी होगी। अब इन चीजों को आप अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर लेंगे। मैंने पहले ही बता रहा हूं आपको ओवरऑल एनालिसिस करना है कि भाई 10th हाउस ठीक है मगर 10th लॉर्ड पीड़ित है तो चलो काम मिलेगा मगर थोड़े एफर्ट से मिलेगा, और दोनों ही पीड़ित हो गए तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। न्यूट्रल है, ना ही पीड़ित है ना ही वो किसी अच्छी स्थिति में है, तो आपको थोड़े एफर्ट के बाद जॉब मिल जाएगा। इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको जॉब कितने एफर्ट के साथ मिलेगा उसके लिए D10 का 10th हाउस हमें देखना होता है। ये मैं आपको सेकंड रूल बता रहा हूं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अब आपको काम भी मिल गया और आपकी इंटेंशन भी है, अब जिंदगी भर वो काम कैसा चलता रहेगा कि मैं, मेरी बहुत काम करने की इच्छा है और मुझे एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर जॉब मिल गया, दोनों चीजें हो गई मगर इससे काम नहीं चलने वाला। जॉब मिलने के बाद परेशानियां क्रिएट होती हैं कि मैं ऑफिस में गया, मुझे वहां पर कोई ऐसा बॉस मिल गया जो परेशान करता है, या मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं वहां पे जो बॉस मिल गया वो परेशान करता है और वो काम ही नहीं करने देता। ये तीसरा फैक्टर आता है। तो जब भी हम नौकरी या प्रोफेशन करते हैं उसके तीन कंपोनेंट आते हैं। मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा एंड में। जो तीसरा कंपोनेंट है कि आपकी नौकरी किस तरीके से चलेगी या आपका बिजनेस किस तरीके से चलेगा, आपका काम किस तरीके से चलेगा, वो आपको कारक बताएगा। अब कारक जब हम प्रोफेशन में बात करते हैं तो मल्टीपल कारक है, आपको वो सोच समझ के अप्लाई करना है एस्ट्रोलॉजर को कि कौन सा कारक यूज करना है। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो उसका कारक सूर्य होगा। यदि आप कोई ऐसा लेबर रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसका कारक सैटर्न होगा। आप माइंड रिलेटेड कारक कर रहे हैं तो उसका कारक बुध होगा। कारक आपको खुद डिसाइड करना है। कोई मैनेजमेंट में, कोई एडवाइजर की तरह काम कर रहे हैं, कोई मंत्री हैं आप किसी गवर्नमेंट के अंदर, तो उसका कारक जुपिटर होगा। कितने समय तक आप मंत्री रहेंगे, आपको मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा, बदल दिया जाएगा, ये सारी चीजें देखनी है। तो कारक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है D10 चार्ट के अंदर। तो मैं अभी आज की क्लास का इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा, अभी मैं समअप करूंगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने बिगिनिंग में बता दिया है। सारी चीजों को कैसे देखेंगे आगे बढ़ते हम चले जाएंगे। तो देखिए, आपके पास कोई भी नेटिव आया, बैंड में मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी नेटिव आया, अब आपको क्या करना है, उस नेटिव के बारे में मैं कुंडली लगा के भी बताऊंगा अभी आपको। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, इसका प्रोफेशन कैसा होगा। आपको सबसे पहले उसकी लग्न को एनालाइज करना है, लॉर्ड को करना है। दोनों ठीक ठाक स्थिति में है तो हम कहेंगे कंफर्टेबल रहेगा, मतलब इसको, इसका इंटरेस्ट रहेगा जॉब के अंदर। पीड़ित है तो हम कहेंगे कम इंटरेस्ट रहेगा, और बुरी तरह पीड़ित है तो हम कहेंगे ये काम करना ही नहीं चाहेगा कभी। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई इसको जॉब आसानी से मिल जाएगा, डिफिकल्टी से मिल जाएगा। आसानी से ज्यादा मिलता है। आजकल बच्चे कोई कोर्स कर रहे होते हैं, बीटेक वगैरह कर रहे हैं, थर्ड ईयर में ही कंपनीज आती हैं और लास्ट सेमेस्टर से पहले ही उनको प्लेस कर जाती है, प्लेसमेंट हो जाता है, तो आसानी से मिल गया। पढ़ते पढ़ते ही आपने एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दी और वो क्लियर होगी तो आपको जॉब आसानी से मिल गया। और एक ये होता है कि आपने कुछ भी क्वालिफिकेशन ले ली
और अब आपको जॉब नहीं मिल रहा है, फर्दर क्वालिफिकेशन लेनी है, फिर आपको ट्राई करनी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की जरूरत होती है। ये सेकंड कंपोनेंट आ जाता है, तो वो आपको बताएगा D10 का 10वां भाव। अब तीसरा, आपको जो जॉब मिल गया उसके बाद की परेशानियां आपको देखनी है कि वो आपकी नौकरी कैसी चलेगी। यह भी पूछा गया पर्सन नौकरी मिल जाएगी तो कैसी रहेगी। अब आपको देखना है कारक। अब कारक आपको डिसाइड करना है, ये आपके दिमाग के बेस पे डिसाइड करना है कि अब कैसा व्यक्ति काम कर रहा है, और उस हिसाब से उसका कारक होगा। जिसमें माइंड का काम है वहां पर मरकरी कारक हो जाएगा, जिसमें एडवाइस का काम है जुपिटर कारक हो जाएगा, गवर्नमेंट का काम है उसमें सन कारक हो जाएगा, लेबर रिलेटेड काम है उसमें सैटर्न कारक हो जाएगा, और प्रोफेशन के कारक सभी प्लेनेट हो सकते हैं। मार्स भी कारक हो सकता है यदि आप आर्मी या मिलिट्री ऐसी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए एक कुंडली लूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको D10 चार्ट कास्ट करना बताऊंगा, और उसी में मैं इसको एंड में समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। कास्टिंग ऑफ D10 चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी डिविजनल चार्ट आपको कास्ट करना आना चाहिए। यदि एस्ट्रोलॉजी आप जारी रखना चाहते हैं, आप शौकिया 2-3 दिन के लिए कर रहे हैं तो मत सीखिए, मगर यदि आपने एस्ट्रोलॉजी करनी है तो आपको सारे डिविजनल चार्ट मिनट्स में बनाने आने चाहिए। मतलब जितनी देर में आप उसको पलट के देखेंगे उससे पहले आपको डिविजनल चार्ट बन जाना चाहिए। तो दसवां चार्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक राशि को 3-3 डिग्री के 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 0 से 3 डिग्री पहला पार्ट होगा, 3 से 6 दूसरा, 6 से 9 तीसरा, 9 से 12 चौथा। ऐसे इन्हें हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दशमांश बोलेंगे। ऐसे करते चले जाएंगे तो 27 से 30 डिग्री तक 10वां दशमांश होगा। अब हमें किसी भी प्लेनेट को दशमांश चार्ट में रखना है, उसका बहुत आसान तरीका है यहाँ पर। यदि वो प्लेनेट या वो लग्न को भी रखना होता है ऑड साइन में, ऑड 1, 3, 5, 7, 9, 11 साइन में है, तो वहीं से काउंट करेंगे। क्या काउंट करना है, वो कितने दशमांश में गया, तो उसी साइन से काउंट किया, जिस भी दशमांश में गया वहां पर उसे रख देंगे। मगर यदि वो इवन साइन में है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, तब हम क्या करेंगे, उसको हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 9th हाउस। जहां पे भी वह है उससे 9वें भाव से काउंट करेंगे, और 9वें भाव से काउंट करने पर जहां भी आएगा वहां रख देंगे। तो यहां पर देखिए मैं एक कुंडली ली हुई है जिसको मैं आपके सामने कास्ट कर देता हूं। ये थोड़ा कट हो रही है तो इसको मैं दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले मुझे दशमांश की लग्न डिसाइड करनी है, तो मेरे D1 चार्ट की लग्न 8 है, स्कॉर्पियो है लग्न, और इसकी डिग्री यहां पर आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं बता देता हूं। 26 डिग्री 56 मिनट्स है। 26 डिग्री 56 मिनट्स का मतलब है 9वें दशमांश में चला गया। 27 डिग्री से 10वां दशमांश शुरू होता है, और 24 से 27 तक 9वां दशमांश है, तो 9वें दशमांश में चला गया। अब लग्न इसकी देखिए इवन साइन की है, इवन साइन की है, सम जिसे बोलते हैं सम साइन की है, इवन साइन की। तो मैं 9th हाउस से काउंट करूंगा, ये 9th हाउस हो गया। यहां से काउंट करूंगा, कौन सा दशमांश था, 9वां। यहां से काउंट करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपका 12 साइन में पहुंच रहा है। तो आप देखिए दशमांश की लग्न 12 होगी, ये आपको नजर आ रही है, देखिए 12 होगी। अभी सपोज मुझे मून को प्लेस करना है, चंद्रमा को दशमांश में प्लेस करना है, तो चंद्रमा देखिए ऑड साइन में है, तो यहीं से काउंटिंग करूंगा। अब यहां पर मैंने चंद्रमा की डिग्री देखी, वो है 29 डिग्री 46 मिनट्स, 10वें दशमांश में है। तो ये 9 साइन से मैं 10वें दशमांश में काउंट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 साइन में चंद्रमा जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 साइन में चंद्रमा रखा हुआ है। आप कुंडली दशमांश कुंडली लग्न डिसाइड करने के बाद बना लेंगे, क्योंकि लग्न 12 डिसाइड हो गई थी, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन। अभी सपोज मुझे वीनस को प्लेस करना है, तो वीनस देखिए 7 साइन में है, मतलब ऑड साइन में है, तो ये यहीं से इसकी काउंटिंग होगी। अब वीनस मतलब शुक्र का मैं देखता हूं तो 27 डिग्री 50 मिनट है, तो ये भी 10वें दशमांश में है। तो यहां से 10 साइन काउंट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 साइन में होगा वीनस। देखिए यहाँ पे 4 साइन में एक नहीं, देखिए 4 साइन में चला गया। इवन साइन वाला देख लेता हूँ, राहु को मुझे प्लेस करना है, तो राहु यहाँ पर 12 साइन में है, और राहु की डिग्री देख लेते हैं हम कितनी है, वो 12 डिग्री 21 मिनट है, तो ये 5वें दशमांश में है। राहु 5वें दशमांश में है। 3 डिग्री तक पहला, 6 डिग्री तक दूसरा, 6 से 9 तक तीसरा, 9 से 12 तक चौथा, और 12 से 15 5वें दशमांश में है। मगर ये इवन साइन में है, तो इसको मैं अपने जहां पे भी है वहां से 9वें भाव से काउंट करूंगा। तो यहां से 9वां भाव आएगा आपका इस जगह पे, तो यहां से मैं काउंट करूंगा इसका 5वां दशमांश, 1, 2,
3, 4, 5, तो 12 साइन में ही आएगा, अपनी उसी राशि के अंदर आएगा। देखिए इस तरीके से हम D10 चार्ट को कास्ट कर सकते हैं। ये मैंने कास्टिंग बता दी। इनिशियल कंसेप्ट अब मैं आपको समझाता हूं फिर से, कि इस पर्टिकुलर पर्सन का मुझे चेक करना है कि इसका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है। तो प्रोफेशन कैसा रहेगा, इसका मन लगेगा नहीं लगेगा, इसको लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज आएंगी नहीं आएंगी, ये सारी चीजें हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि इसका मन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लग्न देखते हैं, तो लग्न राहु केतु एक्सिस पर है, पीड़ित होगी। राहु केतु एक्सिस का मतलब पीड़ित होना है लग्न, तो लग्न इस नेटिव की पीड़ित है। अब लग्न लॉर्ड को आप उठा के देखिए, तो लग्न लॉर्ड आपका 8वें भाव के अंदर चला गया, रेट्रोगेट है। वैसे जुपिटर यहाँ पर 8वें भाव में, इसका कोई प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। जुपिटर वीनस को शत्रु मानता है, शत्रु राशि में है। शनि भी इसको एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न भी यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है। तो आपका देखिए एस्पेक्ट भी नेगेटिव हो गया इसके ऊपर। शत्रु राशि में भी है, ये सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, 8वें भाव में चला गया। तो इस पर्टिकुलर पर्सन की लग्न भी अच्छी नहीं है और लग्न लॉर्ड भी अच्छा नहीं है, तो इसका मन नहीं लगेगा। ये अपने प्रोफेशनल फील्ड में कोई भी काम करेगा रो धोकर करेगा, या कह दीजिए कि बिल्कुल करने की कोशिश ही नहीं करेगा। इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट है कि भाई ये इसको जॉब आसानी से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखते हैं इसका 10th हाउस ये रहा। 10th हाउस पे किसी की दृष्टि है क्या? तो 10th हाउस पे इसमें ना ही तो सैटर्न की दृष्टि है, ना ही और किसी प्लेनेट की दृष्टि है। और 10th हाउस इसका न्यूट्रल है। मगर 10th लॉर्ड की स्थिति फिर से हम देखते हैं, वही जुपिटर है, तो उसकी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, परेशानी है। तो इसको जॉब भी आसानी से तो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, क्योंकि 10th हाउस उतना पीड़ित नहीं है। 10th लॉर्ड तो अभी भी पीड़ित है, तो वो आसानी से नहीं मिलेगा, बड़ी डिफिकल्टी के साथ मिलेगा। अब तीसरी बात जो हम देखेंगे कि इसका नेचर ऑफ जॉब दशमांश से हम डिसाइड नहीं करते जनरली। नेचर ऑफ जॉब डिसाइड करने में नवमांश का रोल होता है, जो मैं कमिंग क्लासेस में आपको बताऊंगा। और उसमें D1 का भी रोल होता है, नवमांश का भी रोल होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम डिसाइड करेंगे। तो नेचर ऑफ जॉब जब पता होगा, तो हम उसके कारक के बेस पर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वो उसको लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी या नहीं आएंगी। मगर पहली दो क्राइटेरियाज के बेस पे मान के चलिए कि इसको प्रॉब्लम तो आएंगी, क्योंकि ये काम करना ही नहीं चाहता है। जो करना नहीं चाहेगा तो वो उसको प्रोफेशन, आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहे और उसका प्रोफेशन आसानी से चलता रहेगा। कुछ ना कुछ अप डाउन चलते रहेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको दशमांश की यूटिलिटी बताई, साथ ही साथ मैंने आपको दशमांश बनाना बताया और उसके बेसिक स्ट्रक्चर बताई कि हम दशमांश को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। कमिंग क्लासेस में मैं इसकी और डिटेल्स बताऊंगा, तो आप वीडियोस को देखते रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। नमस्कार, धन्यवाद।